शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है आपका राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यही हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक नंबर 3 है एनसीईआरटी का। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो प्रथम आर्टिकल के अनुसार आपको भारत है, क्या है भारत? तो भारत हमारा राज्यों का संघ है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो भारत हमारा क्या है? राज्यों का संघ है। पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 मतलब आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, का जो है उल्लेख किया गया है। तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा? भारतीय संविधान के कौन से भाग? 1 में। 1 के अंतर्गत क्या हुआ है? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक की बात है। 4 तक क्या हुआ है? संघ और उस राज्य क्षेत्र की उल्लेख किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 1 से 4 तक में। अनुच्छेद 1 के अनुसार अगर देखें, मतलब आर्टिकल 1 के अनुसार देखें, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। समझ गए? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये जो है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया, मतलब अनुच्छेद 1 के अनुसार है, ठीक है, ये हम जान गए। भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, देखिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में 1 नंबर देखिए, राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं, राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं। दूसरा नंबर है संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है। और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, सम्मिलित होंगे। के राज्य क्षेत्रों की अगर बात करें ना, तो आगे तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरे ऐसे राज्य जिसमें अन्य राज्य क्षेत्र को जो है क्या किया जाता है? अन्य राज्य क्षेत्रों की बात होगी जिसमें अर्जित किए जाएंगे। ये तीनों अर्जित किए जाएंगे। क्लियर होगा? चलिए, दूसरा प्रश्न है कि भारत की देशी रियासतों के विलय में जो है किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन 2 व्यक्ति थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देशी रियासतों के विलय करने में, मतलब मिलाने में? तो और कोई नहीं, सरदार पटेल और बिपिन मेनन, यही 2 व्यक्ति ऐसे थे जो कि राज्य को मिलाने में काम किए थे। बहुत देशी रियासत जो थे अलग होना चाह रहे थे, लेकिन सरदार पटेल और बिपिन मेनन ये दोनों मिलकर राज्य में मिलाए थे, जैसे हैदराबाद को जबरदस्ती मिलाया गया था। और भी है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासत में से 559 मतलब 559, ठीक है, 559 रियासतों को भारत में विलय हो गया। मतलब 562 मतलब 562 देशी रियासत थे, जिसमें से 559 मतलब 559 रियासत को भारत में मिलाया गया, समझ गया, विलय किया गया। और अन्य 3 रियासतों, हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन, हैदराबाद को याद रखिए, 3 अन्य रियासत जो है जैसे जिसमें हैदराबाद आता है, पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह, ठीक है, जम्मू और कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इसी के कारण इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें भारत का विश्वकर्मा भी कहा जाता है, मतलब भारत का निर्माणकर्ता कहिए। भारत का विश्वकर्मा कहने का मतलब यही है कि अगर इस राज्यों को अगर नहीं मिलाते जबरदस्ती, तो एक भारत आज बहुत टुकड़ों में बटा रहा था, जो कि अभी इन्हीं की वजह से है। इस कार्य में पटेल और बिपिन मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ था, समझ गए? तो मेनन जी भी इसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाए थे। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ राज्यों का प्रशासन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 239(1), संविधान के आर्टिकल 239 के 1 में या 1 के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है, समझ गए? मतलब संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। मतलब राष्ट्रपति जो है स्वयं
कर सकते हैं, स्वयं द्वारा जो नियुक्त करते हैं प्रशासक, जो व्यक्ति नियुक्त करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर जो नियुक्त करेंगे, उसके माध्यम से ये काम करेंगे। कौन? राष्ट्रपति। समझ गए? स्वयं द्वारा नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक, ये ध्यान रखना है। समझ गए? चलिए, क्लियर हो गए? आगे चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो वर्ष 1948 में, वर्ष 1948 मतलब 1948 में सरकार द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन, क्या है? पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषीय प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। प्रथम भाषीय प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपका ऑप्शन नंबर सी, एस के धर थे। कौन थे? एस के धर जी थे। तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब स्वतंत्रता के समय की बात हो रही है, स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था। मतलब अस्थायी रूप से था, अस्थायी नहीं था, किसी भी तरह से किया जा रहा था। तथा देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से दक्षिण भारत में जो है मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। मतलब जो भाषा के आधार पर अगर मांग उठने की बात करें तो दक्षिण क्षेत्र में ज्यादा उठने लगा, मतलब साउथ इंडिया तरफ, है ना? आप जानते भी हैं। जून 1948 में, मतलब जून 1948 में, क्लियर, 1948 में सरकार ने इसके धर की अध्यक्षता में भाषीय प्रांत आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, तो भाषीय प्रांत आयोग का इंग्लिश में दिया हुआ है लिंग्विस्टिक प्रोवियंस, ठीक है, प्रोवियंस कमीशन, ठीक है, इसकी नियुक्ति की गई। भाषीय प्रांतीय अगर भाषा की बात करेंगे तो नियुक्ति की गई थी। जो आयोग आया था इसके धर की अध्यक्षता में, जो आयोग आया, भाषीय प्रांतीय आयोग आया था, तो उसी की बात हो रही कि आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार किया जाना चाहिए। समझिए, मतलब इसके धर की अध्यक्षता में क्या आया कि भाषीय प्रांत आयोग की नियुक्ति की, आयोग की नियुक्ति की गई और इसी आयोग ने सिफारिश किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार किया जाना चाहिए। ये बात हो गई। अब देखिए और बात क्या है कि इससे अत्यधिक जो है असंतोष फैल गया। मतलब इसमें बहुत लोग का मन जो है दुखित हो गया, दुख हो गया, मतलब पसंद नहीं कर रहे थे, असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दिसंबर 1948 को, मतलब दिसंबर 1948 को फिर क्या हुआ कि सुनिए आगे। तो दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषीय प्रांत समिति का गठन हुआ। मतलब भाषीय प्रांत समिति का गठन दिसंबर के 1948 में ही हुआ। ठीक है, एक नया गठन हुआ। इसके सदस्य जो थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो फिक्स है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये सब जो थे सदस्य थे किसके? भाषीय प्रांत समिति के, जो कि दिसंबर 1948 में गठित किया गया, जिसे JBP समिति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? बताइए। 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य जो है गठन किया। मतलब 14 राज्य का, मतलब स्टेट का, और 6 मतलब संघ राज्य का गठन किया गया। केंद्र शासित प्रदेश को ही, समझ गए? तो ये हम जान गए। चलिए आगे बात करते हैं। सुनिए, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए 1953 में, मतलब 1953 में, याद रखिएगा, 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में? तो फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। याद रखिए 1953 में किया गया, ये जान गए आप। ठीक है, क्लियर हो गए। अब चलिए इसके बारे में हम और जानते हैं। तो राज्य पुनर्गठन का इंग्लिश में भी दिया हुआ है, देखिए, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्लियर हो गए? गठन हुआ था कौन सी अध्यक्षता में? तो फजल अली की अध्यक्षता में। कब? तो 1953 में। क्लियर हो गए? चलिए आगे बात करते हैं। तो इस आयोग, कौन? जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इस आयोग के 2 अन्य सदस्य KM पनिक्कर, ठीक है, पनिक्कर हैं, पनिक्कर, ठीक है, नाम ही है KM पनिक्कर, और HN कुंजरू। क्या नाम है? कुंजरू, मतलब कुंजरू थे। तो आपसे अगर पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन के कितने जो नए सदस्य थे और सदस्य जो थे, तो वो 2 अन्य सदस्य भी थे,
राज्य पुनर्गठन आयोग के, जिनका नाम था के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। याद रखिएगा, 2 नाम थे। ये क्लियर हो गए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वर्ष 1955 में प्रस्तुत की। क्या की? वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बताए। कितने आधार बताए? 4 आधार बताए। अब 4 आधार कौन-कौन बताया गया? एक बात ध्यान रखिएगा कि आयोग ने क्या किया, अपना रिपोर्ट जो है, देखिए गठन तो हुआ 1953 में, लेकिन अपनी रिपोर्ट की अगर बात करेंगे, रिपोर्ट जब प्रस्तुत करना था या देना होता है, जमा करना होता है, तो वो किया था 1955 में, जो कि 4 आधार बताए हैं। कौन-कौन? पहला है भाषीय व संस्कृति एकरूपता की बात की गई है, पहला। दूसरा है देश की एकता की बात की गई है तथा अखंडता, ये दोनों की बात की गई है, एकता और अखंडता की बात की गई है। तीसरा बताया गया है वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता की बात की गई है, मतलब वित्तीय भी होगा और प्रशासनिक एकरूपता की भी बात होगी। ठीक है, हम लोग तो बस इतना ही जानते थे ना कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में आया, लेकिन इसकी रिपोर्ट भी जमा हुई कब? वर्ष 1955 में। और इसके 4 आधार बताए गए हैं, जिसमें से 3 आधार तो हम लोग पढ़ लिए। चौथे आधार है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को जो है क्रियान्वित किया गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि नए राज्य का पुनर्गठन जो है 1953 में हुआ था, लेकिन याद रखिएगा संविधान संशोधन जो हुआ है, कौन सा संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 मतलब 1956, 7वें संविधान संशोधन 1956 की बात हो रही। इसके द्वारा क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को जो है क्रियान्वित किया गया, मतलब काम में शुरू किया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को मतलब 1956 को 14 राज्यों मतलब 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। समझ गए? 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। छठे प्रश्न की बात करें, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो यह है हमारे संसद में निहित है। किसमें निहित है? संसद में निहित है। अब चलिए, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। समझ गए? तो आर्टिकल 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि नए राज्यों का निर्माण करना हो या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकता है। ये आर्टिकल 3 के अनुसार कहा गया, संसद कर सकता है। क्लियर हो गया? चलिए 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, सुनिए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? अब देखिए, दिल्ली पे तो हम जानते हैं गुलाम वंश आया था, फिर मुगल भी शासन किया, लेकिन अगर देखा जाए जब हमारा आजादी हो गई, आजादी हो गया, उसके बाद जो दिल्ली अभी तक राजधानी है, क्यों है? ये सवाल बनता है कि नहीं? तो चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो आगे तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? तो केवें संविधान संशोधन द्वारा, तो 69 में संविधान संशोधन द्वारा ये जो किया गया था, 69 में संविधान संशोधन 1991 के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था दिल्ली को। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए, 69 में संविधान संशोधन अधिनियम 1991 मतलब 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 क, देखिए डबल क हो गया है, क है, ठीक है, डबल क बोलिए या डबल ए बोलिए, एक ही है, सही है। तो ध्यान रखना है कि इस अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद मतलब 239, 300 बोल रहा हूँ, 239 239 क या इसके जगह पे ए, ठीक है, 239 ए एवं अनुच्छेद 239 क ख में, क और ख में मतलब ए और बी में, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, तो दोनों में बात हो गई। तो आर्टिकल 239 क और ख में जोड़ा गया, ठीक है, क्या किया गया? जोड़ा गया। इसके द्वारा क्या हुआ कि देश की राजधानी जो है दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद मतन कराया गया। मतलब विधानसभा मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। अब विधानसभा को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। मंत्रिपरिषद को काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NCTD बोलते हैं, के नाम से जाना गया। समझ गए? ठीक है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना गया। 8वां प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई।
तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ। 1 नवंबर 2000 को हुआ। तो सुनिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग से जो है पृथक करके की गई। मतलब कहने का मतलब मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का राज्य की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को। 2000 को और भी हैं राज्य हुए हैं, जैसे झारखंड हमारा है और भी है, जो कि हम बाद में बात करेंगे। तो अभी छत्तीसगढ़ को याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को, जो कि मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से दक्षिण पूर्वी भाग को पृथक करके एक छत्तीसगढ़ बना दिया गया। क्वेश्चन को देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो सी 8 8 संघ शासित प्रदेश है ना? अभी तो 8 ही है ना? चलिए जानते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में कुल 9 संघ शासित प्रदेश है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को ही संघ शासित प्रदेश कहा जाता है। तो पहला है चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीप, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडुचेरी भी बोला जाता है, जम्मू कश्मीर, और 9वां है लद्दाख। परंतु यहाँ पे देखिए, परंतु दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीप के विलय के पश्चात अब भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। समझ गए? किसका विलय होने पे? विलय मतलब दोनों एक दूसरे में मिल गया, दादर नगर हवेली और दमन दीप को मिला दिया गया, और उसको मिलाना, विलय करना, तब आपका 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हो गया। मतलब देखिए, दादर नगर हवेली जो चौथे नंबर का देख रहे हैं, और एक तीसरे नंबर का दमन और दीप, ये दोनों को एक में मिला दिया गया, तो बच गए कितने? अब बच गए 9, हट जाएगा, 8 ही बचेगा ना। यस, तो देखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन के पश्चात क्या हुआ था कि भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर बाद में क्या हुआ कि आपका दादर नगर हवेली और दमन दीप को मिला लिया गया, तो 8 संघ शासित प्रदेश हो गए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए, दिल्ली, पांडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। मतलब दिल्ली आपका तो था ही, पांडुचेरी भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी विधानसभाओं का गठन का प्रावधान कर दिया गया। तो 3 जगह अब हो गए, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं का गठन होगा। और ये दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपसे पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश, कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो 3। क्लियर है? अब देखिए, वर्तमान राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 28 है। पहले भी 29 था, लेकिन वो बाद में 28 हो जाता है, क्योंकि 28 राज्य हैं, मतलब स्टेट हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। ठीक है, बस क्लियर हो गया, समझ गए? 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है? चलिए जानते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? मतलब कहने का मतलब कि भारतीय संघ में अगर बात करें हम लोग, तो एक नया राज्य का सृजन, मतलब नया राज्य बनाना है, तो बताइए संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? अनुसूची पूछ रहा है, तो प्रथम अनुसूची में ही करना होगा अगर नया राज्य का सृजन करना हो, नया राज्य बनाना होगा तो। ठीक है, अब देखिए, संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्यों या राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, उनके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम प्रथम अनुसूची में। क्लियर हो गया? चलिए 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? बताइए, तो वो है बी, सिक्किम। वो है बी, सिक्किम। ठीक है, ये बात करते हैं। वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया तथा सिक्किम के विदेशी, राजनीतिक एवं संचार संबंधी विषय पर, या संचार संबंधी विषय की बात करें तो भारत सरकार को सौंप दिए गए। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974, तो पूछेगा कौन से अधिनियम? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974, मतलब 1974 द्वारा सिक्किम को क्या किया गया? संरक्षित राज्य का दर्जा जो है समाप्त करके उसे सहयोगी राज्य, ठीक है, एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए सिक्किम से ही ये भी संबंधित है। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ये 74 पढ़े। 74 में क्या हुआ कि संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त होकर सहयोगी राज्य का दर्जा मिल गया।
सिक्किम को। अब और जान लीजिए 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या हुआ, जो 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ, उसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्रदान हो गया। मतलब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान जो हुआ, वो किस अधिनियम के तहत हुआ, किस संशोधन के तहत हुआ? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत प्रदान हुआ। अब देखिए प्रदान करते हुए क्या हुआ कि भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में जो है शामिल किया गया। तो आपसे पूछेगा कि अब हमारा सिक्किम के कितने राज्य हैं? तो 22वें राज्य था, 22वें राज्य के रूप में मिला था, वही प्रथम अनुसूची के तहत इसे सम्मिलित किया गया, फर्स्ट शेड्यूल के तहत। क्लियर हो? चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? बताइए। एक नया राज्य बनाना है और नया राज्य बनाने में हमको संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो हमें ये बहुमत चाहिए साधारण बहुमत, ज्यादा नहीं, साधारण बहुमत, जनरल रूप से। अब चलिए, मतलब सिंपल कहिए, संसद जो है साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजोरिटी से किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। समझ गए? साधारण रूप से कर सकते हैं। साधारण बहुमत अगर मिल गया ना, तो या नया राज्य का गठन करना हो या राज्य क्षेत्र या सीमा या नाम की अगर परिवर्तन की बात हो तो कर सकता है। परंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब जो विधेयक जो है, विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। अब बात करते हैं संसद द्वारा अनुच्छेद 2 मतलब आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 में अथवा अनुच्छेद 3। देखिए अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 की बात हो तो संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। समझ गए? किंतु सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने वेरुवारी मामले जो कि 1960 में हुआ था, जो कि हम पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल का, तो वेरुवारी मामले में कहा कि यदि किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जाता है तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है। समझ गए? मतलब साधारण रूप से फिर नहीं, बहुमत जो है बहुमत के द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना होगा। समझ गए? 13वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? बताइए। मतलब भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। क्लियर हो गया? अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन आर्टिकल 2 मतलब अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों को जो है भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न क्या है? 14 प्रश्न है जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या जो है कितनी है? अब बहुत अच्छे से जानते हैं कुल संख्या कितनी है, तो 28 है और क्या। लेकिन जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश होगा तो 28 ही हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं कैसे। हम कुछ जानकारी नहीं देंगे, ये किताब देगा। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई। कितनी हो गई? 28 हो गई, 28 हो गई। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, जो कि दोनों को केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया। चलिए, ये कौन से अधिनियम, ये जरूर ध्यान रखना है। अधिनियम पूछ देगा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत ये किया गया था। जम्मू कश्मीर को दो भाग में बंट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में हो गया। 15वां प्रश्न क्या है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के जो है सही काला अनुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इसमें पहचान करना है। अब बताइए, अब इसका गठन आपको याद होगा तभी तो पहचान करिएगा। सबसे पहले कौन है, कालक्रमानुसार देखना है। तो सबसे बड़ी बात बता दें कि देखिए 1953 में किसका हुआ था?
हमारा आंध्र प्रदेश का सबसे पहले, जो कि 1 अक्टूबर 1953 में, ये सबसे पहले हुआ, ठीक है। उसके बाद हुआ था आपका हरियाणा का 1966 में, 1966 का 1 नवंबर 1966 को। फिर हिमाचल प्रदेश का हुआ था 1971 में, पूरा डेट है 25 जनवरी 1971। सिक्किम का कब हुआ? तो 16 मई 1975 को, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 1975 में हुआ था, जो कि 36वें संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा मिल गया था इसको। क्लियर? तो आपका ये आंसर होगा क्या? बी। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1, 3, 2, 4 होगा, सॉरी, ठीक है। चलिए जान लीजिए। तो देखिए, भारत में राज्यों का गठन का क्रम जो है आपका, देखिए आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 और सिक्किम 16 मई 1975 को हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम है। तो निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम है, क्या है? तो आगे एक बात ध्यान रखिएगा, डेट आपको याद रखना होगा। तो सबसे बड़ी बात बता दें कि नागालैंड की अगर बात करें तो 1963 में 1963 में हुआ था, मतलब 1963 में नागालैंड की। मेघालय का 1972 में, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1972 में। उसके बाद सिक्किम का तो आप जानते हैं 1975 में। फिर अरुणाचल प्रदेश का आप जानते हैं, बताइए, अरुणाचल प्रदेश का 1987 में, 87 में। सोचिए, तो आप बताइए, इसको आपको सही क्रम में सजाना था, तो आगे से सबसे पहले नागालैंड होगा क्योंकि 1963 में ही है, फिर मेघालय होगा, फिर 1975 में सिक्किम होगा, तब 1987 में अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1953 में हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश। तो यही तो आंसर सही होगा, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए जानते हैं, आप देख रहे होंगे, देखिए राज्यों की स्थापना का क्रम जो है निम्नवत है। कौन कौन? नागालैंड का अगर पूछे तो 1 दिसंबर 1963, मतलब 1963 में किसकी स्थापना हुई? नागालैंड, मतलब नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था 1 दिसंबर 1963 को। मेघालय को 1 जनवरी 1972 को मिला था। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को मिला। सिक्किम को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 36वें संविधान संशोधन को अधिनियम के तहत मिला था, 16 मई 1975 को मिला था। 1975 के तहत ही मिला था, 36वां संविधान संशोधन 1975 में ही। तो सिक्किम 16 मई 1975 को, मतलब 1975 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब अरुणाचल प्रदेश है तो 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, मतलब 20 फरवरी 1877 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। चलिए 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषीय आधार पर अगर पूछे कि सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का हुआ। इसमें सोचना क्या है, आंध्र प्रदेश का हुआ, तो कैसे, चलिए हम जानते हैं। तो देखिए भाषीय आधार पर, भाषा के आधार पर, बेसिक पर, याद रखिए पेश पर, भाषीय आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अब आंध्र प्रदेश का जानते हैं 1953 में हुआ था, ठीक है, उसकी बातें अलग है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पर सर्वप्रथम, सबसे पहले याद रखिएगा 16 दिसंबर 1952 को, 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी सिरामुल्लू की मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई? पोट्टी सिरामुल्लू की मृत्यु हो गई। 56 दिन का भूख हड़ताल किए थे तो मृत्यु हो गई। कब? 16 दिसंबर 1952 को। इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुआ। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से जो है तेलुगु भाषीय क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, मतलब तेलुगु भाषीय क्षेत्र को अलग कर दिया गया और इसके अनुसार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। तो आंध्र प्रदेश का कब हुआ? 1953 को। चलिए 18वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। 18वां प्रश्न क्या है कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो है कितने सीट जो है आरक्षित हैं? कितने सीटें आरक्षित है बताइए? तो हम बताएंगे 20 सीट जो है आरक्षित है। चलिए हम जानते हैं, तो सुनिए। संविधान के अनुच्छेद 81, ठीक है, आर्टिकल 1, देखिए संविधान के आर्टिकल 81 के 1 के ख में, ठीक है, ख में या ख के अनुसार, आर्टिकल 81 के 1 के ख के अनुसार लोकसभा के लिए जो है संघ राज्य क्षेत्रों
संघ राज्य क्षेत्रों की अगर बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य जो हैं निर्वाचित हो सकते हैं। लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है, तो केंद्र शासित जो प्रदेश है उससे अधिकतम कितने सदस्य होंगे, तो 20 सदस्य निर्वाचित होंगे, चुने जाएंगे। ये आप जानेंगे। आर्टिकल कौन सा, 81 का 1 में, वो भी 1 के ख में, सॉरी 1 के ख में। ठीक है, क्लियर हो। अब देखिए वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 19 है। अब 19 तो है ही लोकसभा सीटों की संख्या, अगर संघ राज्य क्षेत्र की बात करें, वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट की, जो कि संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, इसमें 19 है। अब 19 है तो चलिए बांटा हुआ है, जैसे दिल्ली का अगर देखें तो 7 सीट है, दिल्ली में 7। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बात करें तो 1। कितने हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 1। चंडीगढ़ में 1। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप एक साथ हो गया है, तो कितने सीट हो गए, 2 सीट हो गए। ठीक है, लोकसभा सीट याद रखिएगा। लक्षद्वीप में तो आपका 1, पुडुचेरी में 1, ये सब जो है लोकसभा सीट है। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट है, तो दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे आपका सबसे ज्यादा सीट जम्मू कश्मीर को है, 5वें नंबर पे, मतलब 5 सीट है लोकसभा सीट। और लद्दाख में भी 1 ही सीट है, तो टोटल हमारे 19 सीट हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, चलिए अब जानते हैं। तो देखिए राज्यसभा के लिए अगर बात करें, देखिए लोकसभा का तो हम जान गए भाई 19 सीट है भाई, और बटा हुआ है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा 7 है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा जम्मू कश्मीर में 5 है लोकसभा सीट, उसके बाद हमारा दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर 2 हो गए, और सब में 1 है, अंडमान निकोबार द्वीप में 1, चंडीगढ़ में 1, लक्षद्वीप में 1, पुडुचेरी में 1, लद्दाख में 1। अब राज्यसभा के लिए पढ़ते हैं, तो राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों में कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान है, मतलब 8 आपको सीट है। जैसे दिल्ली में 3 है, पुडुचेरी में 1 है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 4 है। तो आपको सबसे ज्यादा अगर राज्यसभा सीट पूछे ना, तो जम्मू कश्मीर में है 4, और उसके बाद दिल्ली में और पुडुचेरी में 1, और कहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। क्लियर हो गए, टोटल 8 है। तो ये हो गए आपके राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की जो है क्वेश्चन आने वाली, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और संभावित क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका जल्द ही। तो अभी चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।